नमस्कार दोस्तों। दरअसल हुआ ये कि मैं छत्तीसगढ़ की क्लास रिकॉर्ड कर रहा था और एक लेक्चर जब मैंने प्राचीन इतिहास बताना चालू किया था, छत्तीसगढ़ का इतिहास सब्जेक्ट चालू किया, तो जो पहला लेक्चर 2 घंटे की क्लास थी वो मोबाइल बंद हो जाने के कारण सेव नहीं हो पाई। तो उसके बाद जो मैंने 2-3 लेक्चर्स लिए तो वो भी मैं अपलोड नहीं कर पाया हूँ एप्लीकेशन में, ठीक है। तो अभी मैं सिर्फ ऑनलाइन बताने के लिए जो क्लास छूट गया था उसको मैं यहाँ पर कवर कराऊँगा। वो वीडियोज़ होने के बाद, मतलब ये जो कंटेंट मैंने ऑफलाइन बताया वही चीज़ मैं ऑनलाइन भी बता रहा हूँ आपको। ये कंटेंट बताने के बाद जो मैंने वीडियोस ऑलरेडी रिकॉर्डेड है वो चीज़ मैं उसमें डाल दूँगा, ठीक है। तो ये क्लास जो मिस हो गई है उसको मैं अलग से रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो देखिए, छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ना हमको, है ना। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो इतिहास की, इतिहास, हिस्ट्री, ठीक। इतिहास को समय के अनुसार, कालखंड के अनुसार या लिपि के अनुसार 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सा? प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक एंड ऐतिहासिक। क्या बोला मैंने? इतिहास को समय के अनुसार, कालखंड बोल लो या लिपि बोल लो, उसके अनुसार 3 भागों में बांटा जाता है। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। हिस्ट्री को कितने भाग में डिवाइड किया गया? 3 डिवाइडेड। प्रागैतिहासिक मतलब प्री हिस्टोरिक या प्री हिस्टोरिकल, ठीक है, प्री हिस्टोरिकल पीरियड या प्री हिस्टोरिक पीरियड। पोस्ट हिस्टोरिक पीरियड आद्य ऐतिहासिक काल, एंड देन ऐतिहासिक, ठीक है, देन ऐतिहासिक, ठीक है, हिस्टोरिकल पीरियड। तो प्री हिस्टोरिक, पोस्ट हिस्टोरिक और हिस्टोरिक, तो ये 3 भागों में बांटा जाता है। उसमें भी इसका और डिवीजन है, फर्दर डिवीजन है। प्रागैतिहासिक काल को 4 भागों में फिर से बांटा जाता है। प्रागैतिहासिक को 4 भागों में फिर से बांटा जाता है। कौन कौन से? तो देखिए, अगर मैं आपको बताऊं, पहले वाला पूर्व बोल सकते हैं क्या, बीच वाले को मध्य बोल सकते हैं क्या, और इसके बाद वाले को उत्तर बोल सकते हैं क्या, ठीक है। तो 3 चीज़ें यहाँ पे और भागों में बांटा गई, पूर्व, मध्य, उत्तर। उत्तर का 3-4 मतलब होता है। एक उत्तर तो आपका दिशा वाला हो गया, उत्तर मतलब नॉर्थ डायरेक्शन। एक उत्तर प्रश्न उत्तर वाला, और एक उत्तर मतलब होता है बाद, उत्तरकालीन मतलब बाद के काल वाला, ठीक है। तो उत्तर मतलब होता है बाद। तो प्रागैतिहासिक काल को और 4 भागों में बांटा गया है। पहला पूर्व पाषाण काल, ठीक है, पूर्व पाषाण काल, ठीक है। फिर मध्य पाषाण काल, देन उत्तर पाषाण काल। उसके बाद चौथा डिवीजन है वो है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल नया, इसको पूर्व को बोलते हैं कि आपको पैलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज, और नव वाला है नियोलिथिक एज। ये उत्तर वाला क्या चीज़ है पता नहीं इंग्लिश में, बट नव को नियोलिथिक एज बोला जाता है, ठीक है। पैलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। तो प्रागैतिहासिक काल को मैंने बताया कि 4 भागों में बांटा जाता है, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, नव पाषाण काल। अब पूछोगे कि चारों क्रम से याद करने क्या, तो हाँ बता रहा हूँ, मतलब याद करना उसको, पूर्व, मध्य, उत्तर, नव। अगर पूछे कि एग्जाम में क्रम अनुसार बताइए पीरियड वाइज कौन पहला है कौन बाद में आया, तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद इतिहास में या कभी भी स्कूल कॉलेज में कभी भी आपने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सुना होगा। सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला जाता है इंग्लिश में। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हम पढ़ते हैं वो किसके अंतर्गत रखा जाता है? आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता होता है, वैली मतलब घाटी, और इंडस इंग्लिश में इंडस बोला जाता है, हिंदी में उसको सिंधु बोला जाता है, सिंधु नदी नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर ऐतिहासिक को भी 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन एंशियंट, मध्यकालीन मिडिवल, और आधुनिक मॉडर्न, ठीक है। तो ये को ओवरऑल मैंने इतिहास के बारे में बताया कि इतिहास को अलग अलग पीरियड में बांटा गया है। पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, देन ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक भी 4 भागों में बांटा गया, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, नव पाषाण काल। आद्य ऐतिहासिक काल में किसको रखा जाता है? इंडस वैली सिविलाइजेशन को रखा जाता है। और ऐतिहासिक काल में प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास ये बताया जाता है, ठीक है। अब इसको छत्तीसगढ़ के इतिहास के संदर्भ में कैसे पढ़ेंगे? अगर इससे संबंधित पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल या प्राचीन मध्य आधुनिक काल से संबंधित चीज़ अगर छत्तीसगढ़ में हुई है या घटना हुई है या कुछ स्थल मिले हैं या उससे संबंधित कुछ तथ्य हमको याद करने हैं, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। सपोज पूर्व पाषाण काल से संबंधित कुछ अगर स्थल मिले, जो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में अगर कोई स्थल मिले,
या कोई साक्ष्य मिले, ठीक है, कोई औजार मिली, कोई आकृतियाँ मिली, कुछ भी चीज़ मिले तो हम उसको छत्तीसगढ़ के इतिहास में पढ़ेंगे, ठीक है। अब मैं जो इतिहास बताऊंगा वो ऐसा नहीं कि पहले प्राचीन बताया, फिर मध्य बताया, फिर आधुनिक बताया, लाइन से एक बार ख़त्म, ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि इतिहास ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको सिर्फ याद करना है, याद करने के अलावा समझने जैसा कुछ चीज़ इसमें नहीं है, ठीक है, समझने जैसा कोई भी चीज़ इसमें नहीं है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ याद करना है। तो मैं आपको प्रागैतिहासिक काल बताऊँगा, आद्य ऐतिहासिक काल, ये तो कुछ नहीं है, 3-4 पॉइंट्स बस है इसमें, ठीक है। और ऐतिहासिक में प्राचीन बताऊँगा, इसके बाद ब्रेक लूँगा मतलब कोई दूसरा टॉपिक स्टार्ट करूंगा, डायरेक्ट मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास नहीं बताऊंगा, ठीक है। इसका कारण ये कि सीधा इतिहास पढ़ोगे बोर हो जाओगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसमें याद करने का चीज़ है, कुछ नहीं। लेकिन मेरा काम क्या है, अब बोलोगे तो किताब में भी दिया है, मैं भी वही बता रहा हूँ, तो मैं आपको थोड़ा सा सिस्टमेटिक मैटर में बनाऊंगा और चीज़ों को याद करा के छोड़ूंगा, ठीक है, रिलेट कर करके ट्रिक के माध्यम से हम याद कर लेंगे। तो इसको वीडियो पॉज कीजिए और ये चार्ट बना लीजिए, एक इसको चार्ट को बनाइए। चलिए चार्ट बन गया। अब हेडिंग डाली प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, इसमें आपको 3 कॉलम बनाने हैं। इसमें लिखिएगा पीरियड या फिर काल, ठीक है। ये छोटा सा बस रहेगा क्योंकि पूर्व मध्य उत्तर नव ये बस ये लिखना है, तो इसको थोड़ा छोटा बनाइएगा। इसके बाद ये लिखिएगा स्थल, प्लेस, ओके, और यह विशेष, रिमार्क। बनाइए चार्ट। पीरियड, स्थल, ठीक है, काल, स्थल और रिमार्क, ठीक है। सबसे पहला हेडिंग डालिए पूर्व। पूर्व मतलब पूर्व पाषाण काल, उसको खाली पूर्व लिख लोगे तो भी चलेगा। तो पूर्व पाषाण काल है ना, काल में लिखिए पूर्व पाषाण काल, और खाली पूर्व लिखोगे तो भी चल जाएगा, पूर्व पाषाण काल। यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना पुसीबोकम। पुसीबोकम ये कोड है, याद कराने के लिए कोड बता रहा हूँ, ठीक है। पुसीबोकम, और पुसी को अंडरलाइन कर लेना, पुसीबोकम। देखो ये क्या चीज़ होता है ये बता रहा हूँ। इसको किसी दिन मेमोरी पावर की क्लास लूँगा तो उसमें बताऊँगा कैसे चीज़ों को याद किया जाता है। 20 अलग अलग टेक्निक्स होते हैं जिसके माध्यम से आप चीज़ों को काफ़ी आसानी से याद कर सकते हो, ठीक है, चीज़ों को काफ़ी आसानी से याद कर सकते हो। उसमें से एक टेक्निक होता है निमोनिक कोड बोला जाता है। निमोनिक कोड क्या होता है? सपोज सिंगनपुर की गुफाएं मैं बोल रहा हूँ, सिंगन, ये छोटी बड़ी इग्नोर करना है ना, सिंगनपुर की गुफाएं, सिंगनपुर, बोतलदा, ठीक है, का से कबरा पहाड़ है, कबरा पहाड़ और महानदी घाटी। तो इसको मैं पहला वर्ड ले सकता हूँ कि निकाल के बाहर, ठीक है, सी बोकम, ठीक है। तो निमोनिक कोड क्या होता है? किसी भी शब्द, किसी भी वर्ड का पहला अक्षर, पहला अल्फ़ाबेट, पहला अक्षर
उसको बाहर निकाले और उससे एक मीनिंगफुल वर्ड क्रिएट किए ताकि वो चीज़ें याद रहे। तो पूरा लाइन से याद नहीं आता, बट एक निमोनिक कोड, एक शब्द याद रखोगे तो बाकी सारी चीज़ याद हो जाएंगे। ठीक है, 10 समझ लीजिए अलग अलग पॉइंट्स हैं, है ना, 10 अलग अलग पॉइंट्स हैं। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूँ, एम से मास कम्युनिकेशन है, ओरिएंटेशन है, ब्रांडिंग है, ठीक है, एल से कुछ और चीज़ है, लॉन्ग लास्टिंग, ऐसे सपोज पॉइंट है तो एम निकाल लिया, ओ निकाल लिया, बी निकाल लिया, एल निकाल लिया और इससे एक मोबाइल अगर वर्ड में फॉर्म कर लिया, तो 10 अलग अलग पॉइंट को याद रखने से बेहतर है कि एक उसका कोड बना लिया और उस एक वर्ड को याद रख लिए। ठीक है, उस एक वर्ड से बाकी 10 वर्ड आपको याद हो जाएंगे। तो ये निमोनिक कोड है। ठीक है, निमोनिक कोड बोला जाता है इसको। तो 20 टेक्निक जो मैं बता रहा हूँ उसमें से एक टेक्निक ये निमोनिक कोड है, याद करने का आसान तरीका। तो पुसी बोकम लिखे, तो पू से आपको याद रह जाएगा पूर्व पाषाण काल, सी से याद रह जाएगा सिंघनपुर की गुफाएं। ठीक है, लिखते जाइए। तो ये कोड आप स्थल में लिखना है। पू से पूर्व पाषाण काल याद रह जाएगा, सी से सिंघनपुर की गुफाएं याद रहेंगी। तो सिंघनपुर की गुफाएं जो है वो पूर्व पाषाण काल से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। फिर बो से बोतलदा, सिंघनपुर की गुफाएं रायगढ़ में है, बो से बोतलदा भी रायगढ़ में है, कबरा पहाड़ भी रायगढ़ में है, महानदी घाटी भी रायगढ़ में, सब के सब चीज़ रायगढ़ में। लेकिन इंपॉर्टेंट अगर कोई एक स्थल पूछा जाए कि एक ही स्थल बताइए जो पूर्व पाषाण काल से संबंधित हो, वो होता है सिंघनपुर की गुफाएं। क्लियर, ये याद रहेगा। ठीक है, विशेष में लिखिएगा यहाँ से पत्थर से बने हुए हस्तचलित कुदाल मिले। ठीक है, पत्थर के हस्तचलित कुदाल मिले, पत्थर के हस्तचलित कुदाल मिले, क्या लिखोगे, पत्थर के हस्तचलित कुदाल मिले। तो ये हो गया पूर्व पाषाण काल। नेक्स्ट ना मध्य पाषाण काल। ठीक है, मध्य पाषाण काल, इसमें कोड लिखिएगा मकबरा। मकबरा क्या होता है समझते हैं, जब कोई खत्म हो जाता है, डेड बॉडी बनाया उसके ऊपर जो कुछ डिज़ाइन वगैरह बना दिए पत्थर वगैरह से, तो उस चीज़ को मकबरा बोला जाता है। ठीक है, तो मकबरा याद रह जाएगा। तो माँ से आपको मध्य पाषाण काल याद हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। कबरा से कबरा पहाड़ याद हो जाएगा क्या, तो मध्य पाषाण काल और कबरा पहाड़, इसका पहला अक्षर निकाल लिए, एक निमोनिक कोड तैयार कर लिए मकबरा। तो मध्य पाषाण काल मकबरा से याद हो सकता है क्या, हो जाएगा। ठीक है, मकबरा। अब देखिए, तो मध्य पाषाण काल से संबंधित कोई स्थल है कबरा पहाड़। ठीक, कबरा पहाड़। अब एक चीज़ देखना, जो छत्तीसगढ़ी होंगे वो समझते होंगे, चितकबरा मतलब समझते हो, चितकबरा क्या चीज़ होता है, जो छत्तीसगढ़ी हैं वो तो समझ ही जाएंगे। चितकबरा का मतलब होता है ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन, अलग अजीब टाइप का कलर, दाग धब्बे टाइप का कलर देता है, उसको चितकबरा बोलते हैं। और चितकबरा कुकुर बहुत फेमस है, चितकबरा कुकुर मतलब चितकबरा कुत्ता। ठीक है, चितकबरा कुकुर, चितकबरा कुत्ता। ठीक, तो अब मैं ये मकबरा बताते बताते, कबरा पहाड़ बताते बताते चितकबरा कुकुर कहाँ से पहुँच गया, उसका कारण है, चितकबरा से याद रहेगा चितकबरा कुकुर। कुकुर मतलब एक जानवर हुआ। जितने भी जानवर की आकृतियों का ये चित्रण मिले हैं, प्राप्त हुए हैं, वो सारे के सारे किस में मिले हैं, कबरा पहाड़ में। कबरा मतलब चितकबरा। ठीक है, जैसे घड़ियाल जानवर है, सांभर एक जानवर है क्या, छिपकली जानवर है। ठीक है, रिलेट कर सकते हो, सांभर हो गए, घड़ियाल हो गए, छिपकली हो गए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रहेंगी। तो लिखना ये मकबरा के विशेष में, रिमार्क में यहाँ से क्या क्या मिले। तो सबसे पहले लिखो लाल रंग की छिपकली, रंग भी याद रखिएगा, लाल रंग की छिपकली। ठीक है, कौन से रंग का पूछा जाता है, लाल रंग की छिपकली, कॉमा, और क्या कैसे मिले यहाँ से, घड़ियाल, सांभर। ठीक है, इसकी चित्रकारी मिली है, मतलब है पेंटिंग बना हुआ है। उसके अलावा लिखना कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी। ठीक है, लंबे फलक वाले औजार, लंबे फलक वाले औजार। फिर अर्धचंद्राकार लघु पाषाण औजार। ठीक है, अर्धचंद्राकार लघु पाषाण औजार। ये सारे के सारे चीज़ें कहाँ से मिली, आपका मध्य पाषाण काल से, कबरा पहाड़ से। ठीक है, फिर उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल को कैसे याद रखोगे, देखिए अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा होगा तो उसमें एक उधम सिंह नाम के एक व्यक्ति आते हैं। ये उधम सिंह कौन, तो जनरल ओडायर, अभी मैंने थोड़े दिन पहले हिस्ट्री बता के ख़त्म किया इसलिए मुझे याद है वो नाम। तो उधम सिंह, जनरल ओडायर, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है। तो उधम सिंह ने क्या किया, उसको लंदन जाके गोली मार दी 1940 में। ठीक है, उसकी हत्या कर दी। तो वहाँ से उधम आप याद रख सकते हो, उधम एक नाम है, तो उधम याद रख सकते हो। उसे उत्तर पाषाण याद कर सकते हो क्या, उत्तर पाषाण काल। धम से, ध से यहाँ पे ट्रिक लिखिएगा, उधम। ठीक है, ऊ से क्या है, उत्तर पाषाण काल। ध से आपका धनपुर, धनपुर। धनपुर पहले बिलासपुर में पड़ता था, अब बिलासपुर से गोरेला पंडरवाही अलग हो चुका है। तो ये जो धनपुर पड़ता है वो कहाँ आता है, गोरेला पेंड्रा मरवाही में। ठीक है, और माँ से है महानदी घाटी, और ये महानदी घाटी कहाँ पड़ता है, रायगढ़, रायगढ़ जिले में। इतना क्लियर, समझ आया इतना। ठीक है, विशेष में क्या चीज़ लिखोगे, तो विशेष में लिखना मानव आकृतियों का चित्रण मिला है। ठीक है, मानव आकृतियों का
चित्रण मिला यहाँ, ये सब, ये सारी जगहों से। इतना लिखिए। नेक्स्ट लिखिएगा नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में कोड लिखेगा नवा अटेची बनाबो, नवा अटेची बनाबो, नवा अटेची बनाबो। अटेची मतलब कुछ पेटी वेटी जैसा रखने का होता है ना। तो और छत्तीसगढ़ी में नया को नवा बोलते हैं, नवा जूता, नवा कपड़ा लेके ला हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें, नया मतलब नवा होता है। ओके क्लियर। नवा अटेची बनाबो, खरीदोगे कि बनाओगे, बनाओगे, तो उसको बनाने को बोलता है बनाबो, ठीक है। तो नवा अटेची बनाबो यहाँ से याद रख सकते हो। तो नवा से याद रहेगा नवपाषाण काल, आ से याद रहेगा अर्जुनी, लिखो अर्जुनी, टे से आएगा टेरम, अर्जुनी दुर्ग में पड़ता है, दुर्ग में है शायद, अर्जुनी दुर्ग में है, टेरम रायगढ़ में है। ची से चितवा डोंगरी, चितवा डोंगरी, ये आरजीएन में पड़ता है, राजनांदगांव में। और बनाबो से बोन टीला याद रहेगा क्या, बोन टीला भी राजनांदगांव में, ठीक है। इतना कल, इसके विशेष में कुछ नहीं लिखना है, क्लियर। अब याद रखना, डायरेक्ट अगर एग्जाम में पूछा जाए, पहले तो ये 4 चीज़ें याद हुई कि नहीं हुई, 4 अलग अलग काल और 4 चीज़ें याद हुई कि नहीं, ठीक है। पहला मैंने क्या बोला, पूर्व पाषाण काल, पूसी बोकम से याद कराया, तो पू से पूसी बोकम मतलब पू से पूर्व काल, सी से सिंगनपुर की गुफाएं याद रहेगा। फिर बोतलदा, कबरा पहाड़ और महानदी घाटी, ये भी याद रख लीजिएगा। क्या क्या चीज़ मिले, तो पत्थर के हस्तचलित कुदाल मिले, याद रहेगा। मध्य पाषाण काल मकबरा से याद किए, म से मध्य पाषाण काल, कबरा से कबरा पहाड़, याद रहेगा। क्या क्या चीज़ें मिली, तो घड़ियाल मिले, कबरा चितकबरा कुकुर से याद किए थे। जितने जानवर वाली चीज़ें मध्य पाषाण काल में मिली आपका, और वो भी कहाँ मिली, तो कबरा पहाड़ में मिली। घड़ियाल मिला, सांभर मिला, और छिपकली मिली। छिपकली भी कौन से कलर की, लाल रंग की। उसके अलावा कुछ हथियार मिले, है ना, औजार मिले, अर्धचंद्राकार वाले, लंबे फलक वाले, ये सारी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। उधम से याद रखें तो ऊ से उत्तर पाषाण काल, ध से धनपुर जो कि गोरेला पेंड्रा मरवाही में है, मा से महानदी घाटी रायगढ़ में है। नवा अटेची बनाबो से नव पाषाण काल, आ से अर्जुनी दुर्ग, टे से टेरम रायगढ़, ची से चितवा डोंगरी राजनांदगांव, और बनाबो से बोन टीला, वो भी राजनांदगांव, याद रहेगा। इसमें ये विशेष में क्या, कुछ नहीं, ये 4 चीज़ें याद रहेंगी, है ना। उत्तर वाले में हम लोगों ने क्या विशेष देखा था, तो मानव आकृतियों का चित्रण मिलता है। कैसे याद रखो, ये उत्तर में ही मिला, उत्तर पाषाण काल में मिला। कन्फ्यूज़ हो सकते हो ना कि पूर्व में मिला, उत्तर में मिला, मध्य में मिला, नव में मिला, तो कैसे याद रखोगे। अगर मैं किसी से क्वेश्चन पूछूं, दीवालों से क्वेश्चन पूछूं, तो दीवाल उत्तर दे पाएंगे क्या, प्रश्न पूछूं तो उत्तर दे पाएंगे क्या, नहीं। जानवर से पूछूं तो जानवर उत्तर दे पाते क्या, नहीं। कौन देगा, मानव देंगे। तो मानव क्या देते हैं, उत्तर देते हैं। तो मानव से मानव की आकृतियाँ या मानव का चित्रण कहाँ मिला, तो उत्तर देते हैं। तो उत्तर से उत्तर पाषाण काल में, याद रहेगा, क्लियर, ठीक। ये हुआ 4। ये बॉक्स को क्लोज कर दीजिए, कॉलम को क्लोज कीजिए। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट नीचे पॉइंट डाल के लिखिए, पॉइंट डाल के लिखते जाइए। पाषाण घेरे, नहीं पाषाण घेरे। अब बालोद मेरी बुआ का गांव है, तो मैं वहाँ गया हूँ और देखा भी हूँ। बालोद जिले में, जस्ट बालोद जिले के 4-5 किलोमीटर 6 किलोमीटर आगे जाओगे तो एक गांव पड़ता है करीबदर। करीबदर से 2-3-4 किलोमीटर और जाओगे तो सोरर पड़ता है, सोरर, और वहीं चिरचारी। तो ये करीबदर, सोरर और चिरचारी, ये सब के सब बालोद जिले में है। स्पेलिंग लिख देता हूँ, समझ आ जाएगा। कर ही भदर, सोरर और चिरचारी, ये सभी के सभी कहाँ हैं, बालोद जिले में है। लिखना बालोद जिले। तो पाषाण घेरे बालोद जिले के करही बदर, लिखिए पाषाण घेरे बालोद जिले के करही बदर, सोरर, चिरचारी और बालोद से, सॉरी भैया, सब बालोद जिले में प्राप्त हुए, ठीक है। तो पाषाण घेरे बालोद जिले के करही बदर, सोरर और चिरचारी से प्राप्त हुए हैं, है ना। तो इसमें और नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसी के अंतर्गत। इसमें क्या करते था, शवों को दफनाकर बड़े पत्थरों से ढक दिया जाता था। शवों को दफनाकर बड़े पत्थरों से ढक दिया जाता था। एक डेड बॉडी है, आजू बाजू बड़े बड़े पत्थर रख दिए और उसमें भी ऐसा गोल घेरा भी कर दिए हैं, है ना। शवों को दफनाकर बड़े पत्थरों से ढक दिया जाता था।
और यहीं बालोद जिले से एक चीज़ और मिला है, मध्य पाषाण युगीन 500 स्मारक, ठीक है, मध्य पाषाण युगीन 500 स्मारक घेरे प्राप्त हुए हैं, मध्य पाषाण युगीन 500 स्मारक घेरे प्राप्त हुए हैं, मध्य पाषाण युगीन 500 स्मारक घेरे प्राप्त हुए हैं। अब इसकी खोजकर्ता पूछा जाता है, इसके खोजकर्ता पूछा जाता है कि ये जो 500 स्मारक घेरे हैं इसकी खोज किसने की, कैसे याद रखोगे? तो बहुत अच्छा काम करोगे आप तो तारीफ़ होगा कि नहीं होगा आपका। एक दबंग मूवी का डायलॉग है, कमाल कर दीजिए पांडे जी, आपने कमाल कर दिया पांडे जी। तो कमाल से कामले याद कर सकते हो क्या, और पांडे की जगह मिश्रा याद कर लेना, कमाल कर दिए मिश्रा जी, तो कमाल से कामले और मिश्रा से मिश्र। तो जो 500 स्मारक घेरे हैं, अब इतना अच्छा काम किया ना भाई, पुरानी चीज़ें को खोजा है तो तारीफ़ के काबिल तो है ही। तो कमाल कर दिए मिश्रा जी से कामले और मिश्र, तो इसका जो खोज करता है 500 स्मारक घेरे की, उस किसने किया, कामले एवं मिश्र ने, याद रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, रायगढ़ जिले के, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, रायगढ़ जिले के करमागढ़, बसनाझर, ओंगना, लेखाबाड़ा, बेनीपाट, बोतलदा आदि से शैल चित्र प्राप्त हुए। क्या बोला मैंने, रायगढ़ जिले के करमागढ़, ऐसे लिखोगे करमागढ़, बसनाझर, करमागढ़, बसनाझर, लेखा भाड़ा, बेनी पाठ, बोतलदा, ओंगना, और कुछ छूट रह गया, ओका लिखा बड़ा नहीं, इतना। यहाँ से क्या प्राप्त हुए, शैल चित्र प्राप्त हुए, ठीक है। रायगढ़ जिले के करमागढ़, बसनाझर, लेखाबाड़ा, बेनीपाट, बोतलदा, ओंगना, यहाँ से क्या क्या चीज़ मिले, शैल चित्र प्राप्त हुए। शैल चित्र मतलब रॉक पेंटिंग बोला जाता है इंग्लिश में, शैल चित्र मतलब रॉक पेंटिंग, पहाड़ों पर्वत में ऐसा पेंटिंग वगैरह कर दिए, ठीक है। कैसे याद करोगे, शैल चित्र मतलब कुछ लिखा हुआ, बनाया हुआ पेंटिंग वगैरह, तो बनाया हुआ बसना कर सकते हो क्या, याद रहेगा बसनाझर। बनाने से ही बेनीपाट याद रख सकते हो, लिखोगे कि नहीं लिखोगे, लेखा भाड़ा, ठीक है। और ओकना, ओंगना मतलब कुछ गोदना, ऐसा कुछ होता है, ओकना आंकना, ठीक है, तो ओंगना। और ये बोतलदा और करमागढ़ नॉर्मली याद रख लीजिए। तो रायगढ़ जिले से इस जगह से शैल चित्र प्राप्त हुए, रॉक पेंटिंग। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा जाए, सर्वाधिक शैल चित्र किस जिले से प्राप्त हुए, इतने सारे लोकेशन कौन से जिले के हैं, रायगढ़ के हैं, तो स्वाभाविक सी बात है आंसर भी क्या होगा, रायगढ़ जिला, ठीक है। तो रायगढ़ जिले के ये सारी चीज़ों से एक तो शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, और एग्जाम में पूछता है तो पॉइंट नोट कीजिए, सर्वाधिक शैल चित्र रायगढ़ जिले से प्राप्त हुए हैं, सर्वाधिक शैल चित्र रायगढ़ जिले से प्राप्त हुए हैं, सर्वाधिक शैल चित्र रायगढ़ जिले से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट, सबसे लंबी गुफा बोतलदा की गुफा है, सबसे लंबी गुफा बोतलदा की गुफा है, सबसे लंबी गुफा बोतलदा की गुफा है, सबसे लंबी गुफा बोतलदा की गुफा है। सबसे लंबी गुफा बोतलदा की गुफा है। कैसे याद रखोगे, सबसे लंबा बोतल ही है, बोतल चौड़ा होता है कि लंबा होता है, लंबा होता है ना बोतल, तो लंबा बोतल से याद रखना, सबसे लंबी गुफा कौन सी है, बोतलदा, ठीक है। और आगे लिखना, सबसे प्राचीन गुफा सिंघनपुर की गुफा है। अब पुसी बोकम से याद बताया था, पूर्व पाषाण काल में सिंघनपुर की गुफा वहाँ से साक्ष्य मिली है, तो वो गुफा अस्तित्व में रहा होगा, तभी तो वहाँ पूर्व पाषाण काल से संबंधित स्थल प्राप्त हुए या साक्ष्य प्राप्त हुए क्या, तो सिंघनपुर की गुफा सबसे प्राचीन है। उसके बाद कबरा पहाड़ है, मकबरा में याद किया था, पहले पूर्व आया फिर मध्य आया, तो पुसी बोकम से सिंघनपुर की गुफाएं वाला सिंघनपुर ये आपका सबसे प्राचीन पहाड़ है, उसके बाद कबरा पहाड़ है, याद रहेगा, ठीक है। और इसमें एक आध दो पॉइंट और लिख लीजिएगा, छत्तीसगढ़ के शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम, छत्तीसगढ़ के शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम, छत्तीसगढ़ के शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम 1910 में अंग्रेज इतिहासकार मतलब हिस्टोरियन, अंग्रेज इतिहासकार एंडरसन ने किया था, ठीक है, एंडरसन ने किया था, एंडरसन ऐसे लिखोगे, एंडरसन, ठीक है, दिख रहा है, एंडरसन ने किया था, कब, 1910 में।
और नेक्स्ट पॉइंट लिखना, नवपाषाणिक अवशेषों की सर्वप्रथम जानकारी, नवपाषाणिक अवशेषों की सर्वप्रथम जानकारी नवपाषाणिक अवशेषों की सर्वप्रथम जानकारी डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र व डॉक्टर भगवान सिंह ने किया। ठीक है, डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र व डॉक्टर भगवान सिंह ने किया। एक्चुअली दिया होगा वो नव, इसकी जानकारी इन दोनों ने दिया, याद रहेगा। चलिए इतना। अब आते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में मैंने क्या बताया था कि इसमें सिंधु घाटी सभ्यता को रखा जाता है। अब ये सिंधु घाटी सभ्यता थी क्या, एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ। आया कहाँ से, पता कैसे चला सिंधु घाटी सभ्यता? ठीक है, देखो 1853-54 में जब रेलवे बनाने का काम चालू हुआ, रेल की पटरियाँ बिछाने चालू हुई, तो कई जगह ऐसे ये मैदानी एरिया हैं, यहाँ से ऐसे थोड़ा सा टीला बना हुआ रहता था। ठीक है, टीला बना हुआ था। तो जब रेलवे वगैरह का काम चालू हुआ, पटरियाँ बिछानी चालू हुई, तो खुदाई भी चालू हुआ। खुदाई का काम चालू हुआ, एक्सकवेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, खुदाई के काम चालू हुए तो खोदा गया तो देखे कि बहुत सारी चीज़ें दफन है उसमें, चाहे वो कोई इमारत हो, है ना, कुछ हमारे पर्सनल बिलोंगिंग्स हो, या इंसान की हड्डियाँ, कंकाल, बहुत सारी चीज़ें मिली। तो उससे फिर क्या किया, जगह जगह जहाँ जहाँ भी ऐसे टीले थे ना, वो सबको खोद के निकालना चालू किया गया और बहुत बारीकी से खोदा गया। तो जब खोदा गया तो एक पूरी की पूरी सभ्यता दफन हुई मिली, अलग अलग जगह में मिली, ज़्यादातर पूरे पश्चिम उत्तर भारत की तरफ मिला लोकेशन। ठीक है, तो फिर एक कार्बन डेटिंग और रेडियो डेटिंग आता है, रेडियो कार्बन डेटिंग और यूरेनियम डेटिंग। इसके माध्यम से ये जानकारी मिल जाता है कि कौन सा चीज़ कितने साल पुराना है, ठीक है, कौन सा चीज़ कितने साल पुराना है, ये सारी चीज़ें मिली। तो ठीक है, तो यही से एक मालूम चली गई कि एक सभ्यता थी, आज से करीब 4000-5000 साल पहले एक सभ्यता पनपी, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता बोला जाता है। उसका नाम दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता। क्यों सिंधु घाटी सभ्यता? क्योंकि सिंधु नदी के आसपास वाले क्षेत्र में फैली हुई थी। अब आपके मन में ये आता होगा, या मेरे मन में भी आता था पहले, कि कोई चीज़ है, कोई चीज़ मिली हमको, वो एग्जैक्ट ये बता दिया जाता है कि ये 5000 साल पुरानी है, 3000 साल पुरानी है। कुछ डेड बॉडी मिला तो बता दिया कि 1000 साल पुरानी है। कोई वस्तु मिली उसको बता दिया कि 10,000 साल पुरानी, 20,000 साल पुरानी। कैसे मालूम चलता है? आपके मन में भी तो आया होगा ना कि कैसे मालूम चलता है इतने साल पुरानी है। तो मैं एक चीज़ ओवरव्यू देने का कोशिश कर रहा हूँ, एकदम साइंटिफिक भाषा में नहीं समझा रहा हूँ, एकदम आसान भाषा में, क्योंकि एग्जाम में पूछा नहीं जाता, लेकिन आपको समझ आना चाहिए। और ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कोई चीज़ पता कैसे चलती कि इतने साल पुरानी है। एक कार्बन डेटिंग मेथड रहता है, कार्बन डेटिंग बोला है, C14 मेथड बोला जाता है। इसके माध्यम से ज्ञात किया जाता है। और कैसे ज्ञात किया जाता है ये देखो, अगर मैं आपके पास आपको ये बोलूँ, आपके पास ये जानकारी भेजाऊँ कि योगेंद्र, मतलब मेरा नाम ही ले लो, योगेंद्र जी के पास 1000 रुपये है। इसमें से ये क्या किए, 500 रुपये को बैंक में जमा कर दिए, फिक्स कर दिए। ठीक है, 500 रुपये, वो बैंक में 500 का 500 ही रहेगा। और बचे 500 रुपये में ये हर महीने क्या करते थे, 100 रुपये खर्च करते थे। ये कार्बन डेटिंग समझा रहा हूँ ना, कैसे निकालते हैं ना, कार्बन डेटिंग समझा रहा हूँ। 100 रुपये हर महीने खर्च करते थे। ठीक है, तो ये 500 प्लस ये 500, 1000 रुपये योगेंद्र जी के पास से 500 रुपये उन्होंने फिक्स कर दिया, और 500 रुपये उन्होंने क्या किए, खर्च किए। ठीक है, और वो भी 500-500 कैसे किए, बराबर बराबर मात्रा में बांट दिया। ठीक, अब अगर मैं आपको ये जानकारी नहीं दूं कि एक एक महीने में खर्च किए, मतलब ये 5 महीने में टोटल खर्च किए, अब मैं आपको ये बताऊं कि यार योगेंद्र जी हर महीने 100 रुपये खर्च करते हैं, एक महीने में 100 रुपये खर्च करते हैं। ठीक है, एक महीने में
100 रुपये खर्च करते हैं, तो बताइए 500 रुपये कितने महीने में खर्च किए होंगे? स्वाभाविक सी बात आप बता दोगे 5 महीने। इतना जान गए आप, 5 महीने में खर्च किए 500 रुपये, ठीक है। अब मैं आपको ये भी जानकारी नहीं दूँ, बस ये बता दूँ कि योगेन क्या करता है। योगेन के पास जितना पैसा रहता है वो क्या करता है, आधा पैसा डिपॉजिट कर देता है बैंक में, जो परमानेंट उतना ही रहता है, और आधा पैसे को महीने महीने वाइज खर्च करते जाता है, ठीक है। अब आपको बस ये जानकारी दे दी है कि उनके पास 500 रुपये है जो कि हमेशा फिक्स है, और हर महीने वो 100 रुपये खर्च करता है। इसका मतलब 500 रुपये वो 5 महीने में खर्च किए होंगे। इनको जो 1000 जो मिला होगा वो 5 महीने में मिला होगा। ये समझ पा रहे हो क्या? एकदम आसान बात से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। क्या बोला? 100 रुपये अगर हर महीने खर्च कर रहे होंगे और उसके पास 500 रुपये शुरुआत में थे, तो उन्होंने 5 महीने में सारे पैसे खर्च कर दिए होंगे। इतना समझ आया? ठीक इसी तरीके से कार्बन डेटिंग मेथड से ज्ञात किया जाता है कि इंसान की डेड बॉडी ये कितने साल पुरानी है। कैसे ज्ञात किया जाता है? जब कोई इंसान मरता है ना, तो उसमें 2 कार्बन के तत्व पाए जाते हैं अलग अलग, 2 कार्बन के तत्व पाए जाते हैं अलग अलग। मैं साइंटिफिक टर्म यूज़ नहीं कर रहा हूँ, एक ए और एक बी। ए वाला क्या रहता है, हमेशा फिक्स रहता है। सपोज़ जिस दिन मैं मरा, अगर मेरी मृत्यु हो जाती है, उस दिन मेरे पास समझ लीजिए 1000 यूनिट कार्बन है बॉडी में, और वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक 500 यूनिट ए प्रकार का, 500 यूनिट बी प्रकार का, ठीक है। ये ए प्रकार का और एक बी प्रकार का। अब ये वाला जो पोर्शन है कभी चेंज नहीं होता। मतलब आज से आप 10,000 साल बाद भी अगर देखोगे, मेरा थोड़ा सा अंश भी मिलेगा अगर, है ना, बॉडी का, तो ये देखो ये 500 का 500 यूनिट रहेगा, ठीक है। और ये भी शुरुआत में 500 ही रहता है, लेकिन धीरे धीरे इसका क्षय होते जाता है, डिप्रिसिएशन होते जाता है, ठीक है, कम होते जाता है। और जब हम कोई बॉडी निकाले तो हमको ये दोनों चीज़ मालूम चल जाता है। एक ये 500 यूनिट, ये भी मालूम चलेगा जो फिक्स था आज भी, और 10,000 साल पहले भी, या जिस समय उसकी मृत्यु हुई उस समय ये फिक्स रहेगा, ठीक है। और ये जो 500 यूनिट है ये हमेशा चेंज होते रहते हैं। सपोज़ ये अभी बचा हुआ है 200 यूनिट। ए वाले पोर्शन का हमको पता चला कि ये 500 है, और बी वाले पोर्शन का पता चला कि ये 200 यूनिट है। अब अगर मैं आपको ये बता दूं कि जो ये 1 यूनिट जो कार्बन खर्च होता है वो कितने साल में खर्च होता है? 100 साल में खर्च होता है, या 100 ना लेके हम 10 साल ले लेते हैं। 1 यूनिट 10 साल में खर्च होता है। तो आप ये बता सकते हो क्या? देखो 500 यूनिट शुरुआत में ये भी था, तो ये भी 500 यूनिट रहा होगा क्या? जब ये कभी खर्च ही नहीं होता, 500 का 500 रहता है, और ये अगर खर्च होते जाते हैं तो ये भी 500 रहा होगा क्या? लेकिन अभी बचा कितना है? 200 यूनिट बचा है, मतलब 300 यूनिट खर्च हो चुका है क्या? और मैंने बताया कि 1 यूनिट कितने साल में खर्च होता है? 10 साल, मतलब 300 यूनिट 10 साल में अगर देखा जाए तो 3000 साल में खर्च हुए होंगे क्या? तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं 3000 साल पुराना चीज़ होगा। समझ पा रहे हो कैसे? नहीं समझ आएगा तो छोड़ देना, ये याद नहीं, मैं सिर्फ ये बताने के लिए, क्योंकि मेरे मन में भी ये चलते रहता था कि इतने साल पुराना चीज़ है, ये कैसे मालूम चलता होगा, ठीक है। तो वापस हम आते हैं आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता को रखते हैं। हेडिंग डालिएगा आद्य ऐतिहासिक काल, ये प्रागैतिहासिक काल हो गया, आद्य ऐतिहासिक काल हेडिंग डालिएगा। अगर ये वाला चीज़ समझ नहीं आएगा तो ये बिल्कुल दिमाग में जोर मत डालिए, है ना। क्यों? क्योंकि ये पूछा जाता है नहीं, मैंने बस बता दिया आपको समझने के लिए। जानकारी रहनी चाहिए ना कि कोई चीज़ मालूम कैसे चलती, कितने साल पुरानी है। आद्य ऐतिहासिक काल ब्रैकेट में डालिए 2350 ईसा पूर्व से 1750, 2300 ईसा पूर्व से 1750, 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। अब ये पूछोगे ईसा पूर्व क्या चीज़ होता है? ये पीछे से आगे कैसे चले जा रहा है? अभी चल रहा है 2021, इससे पहले रहा होगा 2020, इससे पहले रहा होगा 2019। ऐसे आते आते हम कभी ना कभी 500 साल, फिर 200 साल, फिर 100 साल, फिर 1 ईस्वी में चलेंगे जाएंगे क्या? 1 ईस्वी। अब यहाँ से पीछे 0 होगा क्या? 0 के बाद -1, -2, -3, -4, -1000 तक जाएंगे क्या? तो उसको माइनस से डिनोट ना करके हम ईसा पूर्व बोल देते, ईस्वी ईसा पूर्व, AD BC, ठीक समझे? तो 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व इसका कार्यकाल है। तो इसमें लिखिएगा छत्तीसगढ़ में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कोई साक्ष्य नहीं मिलते। इसका कारण ये है कि सिंधु जो नदी थी वो पूरा का पूरा पश्चिमोत्तर भारत की तरफ, पाकिस्तान की तरफ क्षेत्र में फैला हुआ है, वहाँ पे ये सिंधु घाटी सभ्यता निवास करती थी। तो छत्तीसगढ़ का इससे दूर दूर तक नाता नहीं है, छत्तीसगढ़ बहुत नीचे हो जाता था, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता इसमें नहीं मिलती। नेक्स्ट लिखिए ऐतिहासिक काल, नेक्स्ट हेडिंग डालिए ऐतिहासिक काल।
ब्रैकेट में लिखिएगा ऐतिहासिक काल और ब्रैकेट में लिखिएगा 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। मैं क्या बोल रहा हूँ, ऋग्वैदिक काल, सॉरी ऐतिहासिक काल, हेडिंग डालने बोला ऐतिहासिक काल, क्या बोला 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। इसको ऐसे दो भाग बनाइएगा, एक को बोलते हैं ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, और दूसरे को बोला जाता है उत्तर वैदिक काल। इसके नीचे लिखना 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, इसमें लिखना 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। क्या बोला, ऐतिहासिक काल देख रहे हैं जिसका डेट लिखना 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। इसको दो भागों में बांटा गया है, दो काल में बांटा जाता है इसको। पहला 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, इसको ऋग्वैदिक काल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और उसके बाद उत्तर वैदिक काल में 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बारे में जाना जाता है, इस नाम से ये फेमस है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक मतलब बाद वाला। इसमें लिखना, इसमें कोई जानकारी नहीं मिलती, छत्तीसगढ़ से संबंधित कोई साक्ष्य नहीं मिलते, कोई जानकारी नहीं मिलती, क्लियर। इसमें मिलती है, इसमें लिखना उत्तर वैदिक काल से संबंधित जानकारी, छत्तीसगढ़ से संबंधित जानकारी मिलती है, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में छत्तीसगढ़ के संबंधित जानकारी मिलती है, इतना लिखोगे। और उत्तर वैदिक काल में एक और पॉइंट लिखना, इस समय नर्मदा नदी को रेवा नदी के नाम से जाना जाता था, इस समय नर्मदा नदी को रेवा नदी के नाम से जाना जाता था, क्लियर। इतना लिखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, उसमें उस वीडियो में रामायण काल, महाभारत काल, बौद्ध, जैन, ये सारे बचे हुए हैं, उसको मैं कवर करा दूँगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में।